हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग टोटोमेरिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका था। सबसे पहले तो टोटोमेरिज्म के डेफिनेशन के बारे में देखा, फिर टोटोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, और साथ ही साथ हमने टोटोमर्स का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना सीख लिया था। और इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक स्पेस टोटोमेरिज्म पढ़ा था। एक बार आप लोग जरूर फिर से उसे देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उस टॉपिक से डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक, तो मैकेनिज्म को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला पार्ट है एसिडिक मीडियम में और दूसरा है अल्कलाइन मीडियम में। तो पहले हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ टोटोमेरिज्म की ओर। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लेना, मैकेनिज्म ऑफ टोटोमेरिज्म। सबसे पहला है एसिडिक मीडियम में इसका मैकेनिज्म। चलिए, मैं कोई एक अनसिमेट्रिकल कीटोन लेता हूं, अनसिमेट्रिकल कीटोन में लेता हूं। अनसिमेट्रिकल कीटोन का मतलब क्या है? यदि कीटोन जो ग्रुप है, CO ग्रुप जो है, उसके दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, दिख रहा होगा ना, यहाँ पे CH3 लगा है और इधर CH2 CH3 लगा हुआ है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में H+ होगा प्रेजेंट सॉल्यूशन में। क्या हो रहा है अब? यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ते हैं कि रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा है और साथ ही साथ कौन सा स्टेप रिएक्शन का रेट को डिसाइड करेगा। मतलब कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जिसे हम लोग RDS कहते हैं शॉर्ट में, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मीन्स कौन सा स्टेप उस रिएक्शन के रेट को डिसाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, फिर RDS पे आएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख रहा होगा, ये इस H+ पे अटैक कर देगा। अटैक किस तरह से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, जब भी किसी के पास कोई लोन पेयर है और कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, यहाँ पे A के पास लोन पेयर है, B पे प्लस चार्ज है, जब भी ये अटैक होगा तो अटैक में क्या होता है? एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है A और B के बीच, जिसमें से A पहले से न्यूट्रल था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर दिया, तो जो न्यूट्रल होता है वो प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक, यदि न्यूट्रल एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। और B पे पहले से प्लस चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, तो ओवरऑल B क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। इसी तरह से यदि मान लो A पे माइनस और B पे कहीं प्लस चार्ज है, यदि मान लो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर B+ को दिया, तो अगेन क्या होगा? A और B में एक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे B+ था, इलेक्ट्रॉन लिया तो ओवरऑल न्यूट्रल, और A पे पहले से माइनस था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो अगेन ये भी ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। किसी मैकेनिज्म में जस्ट ये लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर माइनस चार्ज। लेकिन ध्यान रखना, पहले से उस पर कोई चार्ज तो नहीं है। यदि पहले से कोई न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो प्लस चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर आ जाता है। और कोई नेगेटिव चार्ज यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो वो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है। क्यों ऐसा? नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव पे प्लस आना चाहिए, और पहले से माइनस पड़ा है, प्लस माइनस ओवरऑल न्यूट्रल, इसलिए A क्या हो जाएगा? ओवरऑल न्यूट्रल। B पे क्या हुआ? पहले से प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो B न्यूट्रल। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे O पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर H+ को दिया, H तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन O पे चार्ज आ गया प्लस। फिर आगे CH2 CH3। फिर आगे के स्टेप में क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस, इस पे जैसे माइनस आएगा, माइनस प्लस एक ही एटम के ऊपर दिख रहा है, ओवरऑल वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोग को। यदि किसी एटम के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज है, किसी एक ही एटम के ऊपर प्लस भी हो और माइनस भी हो, तो न्यूट्रल बन जाता है। यानी यहाँ पे यदि हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये CH3COH CH2 CH3, ध्यान देना इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे जस्ट रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस में क्या होता है? केवल इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन केवल मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, या एक एटम से दूसरे एटम तक केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। या फिर हम बोल सकते हैं बॉन्ड जो होता है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, डिस्प्लेस होता है। ठीक, कोई एटम का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, या फिर मैं इसी को करती हूँ।
यार तो ये स्टेप हमारा बन गया। ये अब हमारा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई भी एटम अपना जगह छोड़कर इधर से उधर नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन बदलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का केवल मूवमेंट होता है, बॉन्ड का मूवमेंट होता है, लेकिन कभी भी एटम का मूवमेंट नहीं होता रेजोनेंस में। तो यहाँ पे देख सकते हो केवल ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो था वो इसके ऊपर आया, तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये ओवरऑल न्यूट्रल हो गया, इस पे आ गया चार्ज प्लस। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, अब ये जो स्टेप है यही स्टेप इसका आरडीएस है। आरडीएस कहता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब यही स्टेप हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को बतलाएगा कि रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो अब क्या होगा, यहाँ इसके अगल बगल में से कहीं भी एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस। मतलब आइदर H प्लस यहाँ से निकाल दो या यहाँ पर से निकाल दो, दो पॉसिबिलिटी H प्लस को निकालने का। यहाँ से यदि H प्लस निकालेंगे तो इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और ये माइनस चार्ज इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH CH3। ध्यान देना, यहाँ से हमने एक H प्लस निकाला इसलिए यहाँ पे CH हो गया, और H प्लस निकाला तो चार्ज आया माइनस, ये माइनस इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया। कभी भी एडजेसेंट एटम, अगल बगल वाले एटम पे प्लस माइनस अपोजिट चार्जेस दिखे तो वो हमेशा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला है। दूसरा स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा हमें, अभी हमने H प्लस यहाँ से निकाला था, अब यहाँ से भी हम H प्लस निकाल सकते हैं। यदि H प्लस को यहाँ से निकाला जाए तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो यहाँ पे CH3 था, अब ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड COH CH2 CH3। यहाँ पे CH2 क्या हो गया, एक H प्लस को हमने निकाला, माइनस आया, माइनस इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया, तो हमें यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मिला। ये भी ध्यान से देखो तो इनॉल है और ये भी इनॉल है। इनॉल क्यों है, क्योंकि इन अल्कीन और उसी पे OH, तो इसे इनॉल कहते हैं। यहाँ पे भी क्या है, इन अल्कीन और OH। लेकिन क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली दोनों स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट है। दिख रहा होगा यहाँ पे अल्कीन यहाँ पे है, इस वाले कार्बन पे यहाँ पे ही है। यदि मैं पूछूं इस दोनों में कौन मेजर होगा, कौन ज्यादा बनेगा, किसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, आंसर क्या होगा, ये वाला। क्यों ये वाला होगा, क्योंकि देख रहे हो अल्कीन है, जब भी अल्कीन आए उसका स्टेबिलिटी देखना हो तो आप केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बता सकते हो। जहां भी जब भी अल्कीन का स्टेबिलिटी से सवाल हो तो आप क्या लोगे, उसका अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है इस वाले अल्कीन के पास, तो देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन यहाँ 3 और इस वाले को देखा जाता है यहाँ पे भी 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले अल्कीन में यदि देखा जाए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो कितना बोल देंगे, तो अल्कीन ये है तो एक अल्फा कार्बन ये, तो कितना अल्फा कार्बन हो गया 2। तो इस तरह से यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले को अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे, हमेशा अल्कीन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे जो अटैच हाइड्रोजन होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, हाँ अब कुछ लोग ये सवाल मत कर देना कि सर यहाँ का H को नहीं निकाल सकते, तो ध्यान रखिएगा यहाँ इससे यदि H प्लस निकालेंगे माइनस चार्ज आएगा, क्या माइनस इस प्लस के साथ बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता। क्या माइनस चार्ज रेजोनेंस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऐसे में वहाँ से H प्लस को नहीं निकालना है। तो इस तरह से हमें इनॉल 2 इनॉल मिला, लेकिन दोनों इनॉल में मेजर कौन होगा, तो ये वाला इनॉल होगा। ठीक, तो ये बनेगा लेकिन बहुत ही माइनर अमाउंट में बनेगा, इसको हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल मेजर स्ट्रक्चर जो होता है, मेजर अमाउंट में जो बनता है उसे केवल ड्रॉ करना होता है, तो हम केवल इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो यस होपफुली आपको ये चीज समझ में आया होगा कि किस तरह से ये इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है इस गिवन कीटोन से। एक बार फिर से देख लो मैकेनिज्म में क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H प्लस का अटैक ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है, इस तरह से O पे प्लस चार्ज हो जाता है और H यहाँ पे आकर ऐड हो जाता है। अगले स्टेप में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया, जिसमें से क्या है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। ये जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक किया था तो माइनस प्लस तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे चार्ज आ गया प्लस। अगले स्टेप में इसके एडजेसेंट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। हाइड्रोजन हमारे पास इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो इसलिए जब इधर वाले से निकालेंगे तो ये इनॉल बनेगा और इधर वाले से निकालेंगे तो ये वाला इनॉल बनेगा। अब दोनों इनॉल में से कौन सा इनॉल बनाना है तो यह डिसाइड करेगा हमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, जबकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ओनली 2 है। तो जहाँ ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल इनॉल होगा, इसलिए ये मेजर होगा और ये माइनर। तो यही था एसिडिक मीडियम में टोटोमेरिज्म का मैकेनिज्म। ओके, चलो एक और इस पर छोटा सा सवाल देख लो।
यहाँ पे आपको H3O प्लस लिखा हुआ दिख गया, इसमें आप फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे भी देख रहे हो ये एक तरह से टोटोमेरिज्म शो करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा तो यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो हमारे पास यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमें दिख रहा है, ये कौन सा ग्रुप है? CH3 ग्रुप है। यहाँ पे एक H है और यहाँ पे कितना H है? 2 H है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हम यहाँ से भी H प्लस को निकाल कर इनॉल बना सकते हैं, और ध्यान देना जहाँ से हम लोग H प्लस निकालते हैं वो H प्लस इस C डबल बॉन्ड O के पास चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने H प्लस निकाला और हमने इसको पहुँचा दिया इस वाले ऑक्सीजन पे, तो इस तरह से ये OH हो जाएगा और यहाँ पे इनॉल दिख रहा है, इनॉल बन गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, यहाँ का H को भी हम निकाल सकते थे, यदि यहाँ से H प्लस निकालते तो यहाँ पे OH और यहाँ पे एल्कीन बन जाता। तो अगेन यहाँ पे हमें दो इनॉल मिल रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों में से कौन सा मेजर इनॉल होगा? यदि हमें एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़े तो दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे? तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है? CH3 है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो 2 2 4 और यहाँ पे 3, कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया? टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन। यदि यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2 और यहाँ पे 1 3, ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेजर कौन होगा? ये वाला होगा, ठीक। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लोग मैकेनिज्म में ध्यान रखना, आपको यही चीज ध्यान रखना है, जो इनॉल बन रहा है वो मोर स्टेबल इनॉल बनना चाहिए, ठीक। तो जो मोर स्टेबल इनॉल बनेगा, और इनॉल का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से, बहुत ही सिंपल है, ओके। तो अब आप ये चीज नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग अल्कलाइन मीडियम में स्टोटोमेरिज्म का मैकेनिज्म देखते हैं, ओके। तो अब अल्कलाइन मीडियम में देखते हैं क्या होता है। अगेन हम लोग सेम अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप पे ही OH माइनस का अटैक होता है, फर्स्ट स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा और यही स्टेप हमारा RDS होता है, और साथ ही साथ इसमें हर स्टेप रिवर्सिबल स्टेप होता है, ये देख रहे हो ना, रिवर्सिबल स्टेप है। अब OH माइनस अटैक कर रहे हैं तो आप ही लोग बताओ OH माइनस का क्या काम होता है? H प्लस को अपने साथ ले जाना। अब इस OH माइनस के पास बहुत सारा H प्लस दिख रहा है, H प्लस यहाँ से भी दिख रहा है ले जाने का, इस H प्लस को भी ले जा सकता है, इस वाले H प्लस को भी ले जा सकता है। तो इसमें ये जो H है, इस H प्लस को OH माइनस नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? क्योंकि यहाँ से CH2 पे माइनस आएगा, ये माइनस किसी भी तरह से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन यही OH यदि यहाँ से H प्लस ले जाता है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आता है, और ये माइनस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। साथ ही साथ ये OH माइनस जो है इस H प्लस को भी ले जा सकता है। क्यों? यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये भी माइनस इसके साथ रेजोनेंस करेगा। तो इस तरह से इस OH माइनस के पास दो ऑप्शन है, इस H प्लस और इस H प्लस को ले जाने का, ठीक। अब यदि इस वाले H प्लस को ले जाता तो माइनस चार्ज यहाँ आएगा, यदि इस वाले H प्लस को ले जाता तो माइनस चार्ज यहाँ आएगा। अब आप लोग सोच करके बताओ कि कौन सा माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है, ये वाले माइनस चार्ज तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन इस माइनस चार्ज के बगल में एक CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है। क्या इस माइनस चार्ज के बगल में कोई ऐसा CH3 ग्रुप लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, एंड प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज। इस तरह से ये माइनस चार्ज देकर इस माइनस चार्ज को क्या कर दिया? डीस्टेबलाइज कर दिया। तो इस तरह से ये माइनस चार्ज अनस्टेबल हो गया, और जिस तरह से अनस्टेबल हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या इसके कंपैरिजन में यहाँ पे माइनस चार्ज देने वाला कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो इस तरह से ओवरऑल ज्यादा स्टेबल एनायन यहाँ पे बनेगा। समझ में आ रहा? तो इसलिए यहाँ पे ये जो OH माइनस अटैक करेगा, ये OH माइनस इस वाले H प्लस को पहले ले जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप पे हमारा क्या बन जाएगा? CH2 माइनस चार्ज, फिर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इतना समझ में आया ना फर्स्ट स्टेप में क्या क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, यही स्टेप RDS होता है, यानी यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब आगे के स्टेप में सोचते हैं। आगे फिर से देखिएगा, ध्यान देके, ये माइनस आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक के यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये जैसे प्लस आएगा वो इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 CH3, यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे O पे माइनस चार्ज रह जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान देना, ये कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपस में है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RS, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अब तक कितना स्टेप इन्वॉल्व हुआ? तो एक ही स्टेप कहेंगे, यहां से यहां तक आया, ये एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप कहलाएगा। अब इसके बाद फिर क्या स्ट्रक्चर होगा? अब
यहाँ पे O पे माइनस है, ये O माइनस क्या करेगा, यहाँ से एक H प्लस चुरा लेगा। तो जैसे यहाँ से एक H प्लस ले लेता है तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर जो है कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 CH3। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है अल्कलाइन मीडियम मैकेनिज्म से, वो ये वाला इनॉल बन रहा है। यदि आप पीछे पलट कर देखोगे जो एसिडिक मीडियम में इनॉल हम बना रहे थे वहां भी ये इनॉल बन रहा था, लेकिन वहां पे ये इनॉल माइनर था, और यहाँ पे ये इनॉल क्या बन रहा, मेजर बन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? एसिडिक मीडियम में सर आपने कुछ और बना दिया, अल्कलाइन मीडियम में कुछ और बना दिया, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं सर। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इस तरह के, देखो आगे थर्मोडायनेमिक्स में दो टाइप का प्रोडक्ट बनता है, एक को कहते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और दूसरे को कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, TCP और KCP। ठीक, दो टर्म होता है, एक TCP और दूसरा होता है KCP। TCP का मतलब होता है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और दूसरा होता है KCP, इसे हम लोग कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो TCP और एक होता है KCP, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इस चीज को समझते हैं। TCP थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट जो मोर स्टेबल होगा उसे हम लोग मेजर कहेंगे, और ऐसे में कहेंगे कि TCP प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहाँ बनाना है, यदि स्टेबल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मोर स्टेबल प्रोडक्ट यदि बन रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे TCP प्रोडक्ट। और KCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब क्या, यदि कहीं रिएक्शन रेट के फास्ट होने से जो पहले प्रोडक्ट बन जा रहा है, बहुत बार क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने की वजह से कोई हमारा प्रोडक्ट बन गया, तो ये रिएक्शन रेट फास्ट होने की वजह से बन गया, लेकिन एक्चुअली में वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन पाया, तो ऐसे में उसे हम लोग KCP प्रोडक्ट कहेंगे, मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट उसे कहेंगे। यदि हम यहाँ पे ध्यान दें, ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे इस OH माइनस के पास तो दो ऑप्शन था, एक तो इस H प्लस को भी ले जा सकता था, इस H प्लस को भी ले जा सकता था। यदि यहाँ से H प्लस ले जाया गया होता तो माइनस सर यहाँ पे आता, ये बॉन्ड ब्रेक करता, डबल बॉन्ड यहाँ पे आता, मतलब इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता CH2 COH डबल बॉन्ड CH3। ये प्रोडक्ट कब बनता, जब यहाँ का H प्लस को ये OH माइनस ले जाता तो ये प्रोडक्ट बनता। लेकिन इसने ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यही स्टेप हमारा RDS था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, और हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो भी इंटरमीडिएट बनता है वो मोर स्टेबल बनना चाहिए। इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल, इसे ही इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो RDS में हमेशा जब भी कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि माइनस चार्ज देते तो ये लेस स्टेबल हो जाता ना, हमारा माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ, यहाँ पे ना, तो इसलिए माइनस चार्ज हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये एक्चुअली RDS मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने की वजह से ये प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है। तो इस प्रोडक्ट को हम कह देंगे TCP, इसे क्या कह देंगे TCP, मतलब कि ये प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बनेगा, ये प्रोडक्ट कब बनेगा, स्टार्टिंग में। लेकिन जब इसी सॉल्यूशन को, ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास ये कीटोन का, इस सॉल्यूशन को छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, ठीक है, एक दो दिन के लिए यदि हम छोड़ देते हैं तो हमें फाइनली ये प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, हमें फाइनली फिर से यही प्रोडक्ट मिलता है। क्यों, तो इस चीज को मैं समझा देता हूं ऐसा कैसे होता है। तो देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, ये स्टेप रिवर्सिबल था, OH माइनस H2O, पहला तो ये बना। साथ ही साथ यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे ये भी बन सकता था CH3COH डबल बॉन्ड CH3,
हो क्या रहा है, चले यहाँ पे ये दोनों स्टेप जो थे दोनों के दोनों स्टेप रिवर्सिबल स्टेप था। तो ऐसे में क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। यदि हम पहले की बात करें, पहले कौन बन रहा था, तो पहले यही प्रोडक्ट बनेगा KCP, जो भी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये स्टेप रिवर्सिबल है, तो ये जैसे ये बना तो ये वापस इस वाले प्रोडक्ट में भी आया होगा, यानी खुद कीटोन में आया होगा रिवर्सिबल होने की वजह से, और फिर ये स्टेप जा रहा होगा इधर भी। हालांकि यहां से यहां जाने का टेंडेंसी कम है। कम क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लेस मतलब कि काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट के हिसाब से ये मेजर हो रहा था, तो ये माइनर था, तो ये बन तो रहा था लेकिन बहुत लेस अमाउंट में। लेकिन जब छोड़ दिया गया कुछ दिनों के लिए, तो क्या हो रहा था, ये जो बना वो वापस इसमें आया और ये फिर ये बनाने लगा। लेकिन ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट था, इसलिए ये पूरा का पूरा इनॉल जो होता है ना, धीरे 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 ये इस वाले में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब आप कुछ दिनों बाद देखोगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट अगेन यही वाला इनॉल दिखने वाला है। समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इस तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना ये TCP प्रोडक्ट बना, मतलब ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, मतलब मोर स्टेबल इनॉल है, इसलिए इसे हम TCP कह देंगे। और ये वाला यहाँ पे क्या है, KCP। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है हमारा KCP और TCP सेम हो जाए, मतलब कि हम जो रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बना रहे वही हमारा स्टेबल प्रोडक्ट भी हो जाए, तो ऐसे में TCP और KCP वहाँ सेम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा जगह डिफरेंट भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे KCP ये है जबकि TCP ये है। KCP का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन RDS के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन यदि हम स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए देखें तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए। तो यहाँ से, और ये याद रखिएगा TCP प्रोडक्ट ओनली तभी बनता है जब रिएक्शन का स्टेप रिवर्सिबल हो, यानी सभी स्टेप जो रिएक्शन के हैं वो रिवर्सिबल होंगे, तभी ये TCP का प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये पहले इधर जा रहा था लेकिन रिवर्सिबल होने के कारण ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आया और ये फिर इधर भी जा रहा है। स्टार्टिंग में ये बहुत ही कम था, नेग्लिजिबल अमाउंट में था, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हुआ, इसका अमाउंट बढ़ने लगा और कुछ दिनों में ये मेजर हो जाता है और ये माइनर। तो इस तरह से यदि हमसे मेजर अमाउंट लिखने को बोला जाए तो इनॉल में हम इसी को मेजर दिखाएंगे, एसिडिक मीडियम हो या अल्कलाइन मीडियम हो, आपको इसी को मेजर लिखना है। और ध्यान रखें एक चीज, हमेशा यदि मेंशन ना हो कि आपको TCP प्रोडक्ट बनाना है या KCP, तो आप हमेशा TCP प्रोडक्ट ही बनाओगे, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ही बनाना है। यदि कोई ये आपको मेंशन ना हो कि आपको रेट को ध्यान में रखना है या स्टेबिलिटी को, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख दिया कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाओ, तो आप KCP प्रोडक्ट बना दोगे। स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाओ तो ये, और ऐसा कुछ नहीं मेंशन है तो आप हमेशा TCP ही बनाओगे। क्यों? क्योंकि फाइनली तो आपको वही मिल रहा है ना। आप चलो एक दिन के लिए मानते, कुछ घंटों के लिए ये प्रोडक्ट था सॉल्यूशन में, बीकर में, लेकिन उसके बाद बाकी समय के लिए तो आपके पास यही प्रोडक्ट होगा, इसलिए आप इसी को मेजर कहोगे। ठीक, और एक चीज नोट करके लिख लेना, TCP प्रोडक्ट जो है वो केवल तभी बनता है जब रिएक्शन के स्टेप्स रिवर्सिबल हो। तो इस चीज को नोट कर लेना आप लोग। ओके, इस चीज को इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, यदि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, any reversible process is thermodynamically controlled. Any reversible process is thermodynamically controlled. ठीक है, मतलब यदि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वहां आपको TCP ही बनाना है, वहां KCP आपको नहीं बनाना है, यदि सभी स्टेप्स रिवर्सिबल हो।